वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में करेंगे रिव्यू ब्लैक क्लॉक एपिसोड 42, 43 और 44 का। तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ ब्लैक क्लॉक एपिसोड 42, 43 और 44 में। तो एपिसोड 42 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ इसका एंड हुआ था, यानी कि नोरेल बनाना सीख चुके एक बड़ा सा पानी का गोला जिससे वो अपने टीममेट्स को लेकर जा सकती है स्ट्रॉन्ग माना रीजन में, जहाँ जाने का ठीक समय इसका अगला ही दिन होता है, क्योंकि इस समय वो माना रीजन थोड़ा कमज़ोर होता है बाकी समय की तुलना में। तो अब जहाँ नोएल के कंधों पे इन सब की ज़िंदगी है और साथ में कैप्टन यामे की भी ज़िंदगी है, जहाँ ये सारी जिम्मेदारी इसको बखूबी निभानी और इन सबको सेफली पहुँचाना उस मंदिर के अंदर जो कि उस स्ट्रॉन्ग माना रीजन के पार है, वो भी बिना किसी मिस्टेक के इतने सारे लोगों को इतनी गहराई तक ले जाते हुए। तो जहाँ नोएल अपनी जिम्मेदारी समझते हुए यूज़ करती है सी ड्रैगन क्रडल का सबको कैरी करने के लिए, तो नोएल कामयाब होती है और ये लोग सेफली एक पानी के गोले के अंदर कैद हो जाते हैं, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा दबाव में होते हैं ग्रे के बड़े से शरीर के वजह से। लेकिन जब वो चारों ही बन जाती है तो थोड़ी जगह हो जाती है इनके लिए इस गोले में, और ये सब काफ़ी आसानी से इस गोले के साथ तैयार होते हैं आज और इस समय जहाँ नोएल ने अभी भी सीखा ये दाव जाने के लिए अंडर वाटर टेम्पल या फिर उस स्ट्रॉन्ग माना रीजन की तरफ। तो समुद्र की खूबसूरती से होते हुए ये लोग पहुंचते हैं एक स्ट्रॉन्ग माना रीजन में, जहां पानी के अंदर वो वंडर बन रहे होते हैं। और उसके पार निकलते हुए नोएल के इस गोले में, जहां नोएल का ये गोला सारे वार झेल लेता है, और उसके पार ये देख पाते हैं और भी खूबसूरत समुद्री दुनिया। तो आगे देख पाते हैं एक बड़े से गुम्बद को जिसके आसपास वाटर मैजिक का बैरियर बना हुआ है, जिसके पार नोएल का ये गोला नहीं जा सकता, जिसके लिए इन्हें ज़रूरत पड़ेगी आस्था की शक्तियों की। लेकिन आस्था तैरना नहीं जानता, पर वो उड़ सकता है कैप्टन यामी की शक्ति के साथ, जहाँ अपने मसल्स की पावर के साथ कैप्टन यामी उसको उड़ा देते हैं पानी से बाहर, जहाँ ये बढ़ रहा होता है उस गोले की तरफ, मतलब उस गुम्बद की तरफ जो कि बैरियर होता है, और उस बैरियर को काटते हुए वो अंदर पहुँच जाता है। पर अंदर समुद्र का पानी या समुद्र जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वहाँ नॉर्मल सा एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर आप सांस भी ले सकते हैं और काफ़ी रिलैक्स तरीके से रह भी सकते हैं। तो बाकी लोग भी आस्था के बनाए हुए छेद से होते हुए पहुंचते हैं इसके अंदर और लैंड होते हैं आस्था के ऊपर, जहां गोचे आस्था के ऊपर परफेक्टली लैंड हो जाता है। पर इस सब के अलावा हम यहाँ देख पाते हैं पूरा शहर जो कि समुद्र के अंदर बसा हुआ है, और इसके अंदर दिखते कुछ सामान्य लोग जो कि बिल्कुल भी डरे या हैरान नहीं है इन लोगों को यहाँ देख कर, और ना ही ये लोग इन्हें चैलेंज कर रहे हैं। और ये माहौल देखते हुए लोग इनसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि हम यहाँ पे ढूंढने आए हैं मैजिक स्टोन को। जैसा सुन के लोगों ने सजेस्ट करते हैं कि ये तो हाईएस्ट प्रीस्ट के पास होगा, और वो कहाँ मिलेंगे, जहाँ बकायदे लोग उन्हें वहाँ तक छोड़ कर आते हैं, जैसे ये मैजिक स्टोन इनके लिए कुछ है ही नहीं। पर आखिर में पता चलता है कि ये लोग जानते हैं कि ये यहाँ से वापस नहीं आने वाले, क्योंकि इनका कहना भी कुछ ऐसा ही होता है कि मिलते हैं दोबारा अगर हम मिल सके तो अंदर हम मिलते हैं चमत्कारी दद्दू से, जो काफ़ी चमत्कारी होते हैं, जो एक मछली से इन पर अटैक करवा रहे होते हैं। लेकिन वो सब होता है इल्यूजन, जहाँ चारमी को नहीं खाने को मिलती मच्छी जिसको फ्राई किया था लग और मांगना ने अपने मैजिक से, ताकि वो उन पर अटैक ना कर सके। बट एनीवेज ये प्रिंस निकलते हैं मास्टर रोशी के छोटे भाई, मतलब वो भी कुछ ऐसा गेम सजेस्ट करता है जो बिल्कुल मास्टर रोशी जैसा होता है, पर जिसके वजह से पिटता है नोरेल से। फिर हम आके जान पाते हैं कुछ और बातें कि इन्हें पूरे करने कुछ चैलेंजेस, जिसके लिए इनके सामने कुछ लोग आते हैं चेहरे पे मुकोटा पहने हुए, जिनसे इन्हें कम्पीट करना है। तो ये गेम शुरू होने जाता है जहाँ पर सभी को उनके अपोनेंट के साथ अलग अलग जगहों पर भेज दिया जाता है। तो इनके झुंड में एक ऑक्टोपस के मास्क पहना हुआ शख्स भी होता है, जो मिलता है आस्था से, जो कहता है कि तुम्हारे अंदर से बिल्कुल भी माना फील नहीं कर पा रहा, क्या तुम सच में लड़ने लायक भी हो। अब इसके अलावा जहाँ पे कैप्टन यामी को किसी से लड़ने के लिए नहीं भेजा गया, क्योंकि दद्दू जानते थे कि वो काफ़ी स्ट्रांग है और वो ये सारा गेम काफ़ी आसानी से ख़त्म कर देंगे। जहाँ बाहर आए हुए लोग भी इसी मैच का इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए वो काफ़ी प्यार से ले गए हायर प्रीस्ट के पास। और अगर फाइट या मैच या कंपटीशन में थोड़ा रोमांच, थोड़ा साहस और बाकी सारी चीज़ों का प्रदर्शन ना हो पाए और एक तरफा जीत हो, तो देखने वाले को मज़ा नहीं आएगा। जहाँ मज़े करते कैप्टन यामी दद्दू के साथ और ये मैच आगे कंटिन्यू होते हैं। अब जहाँ आगे बात शुरू होती है कैप्टन यामी और इन दद्दू की, तुम्हारे मैजिक नाइट कैसे हैं, तो सबकी रैंकिंग शायद जूनियर की है, मतलब जूनियर मैजिक नाइट है सारे मैजिक नाइट जो भी इनके टीम में है। तो शायद वो हार जाएंगे, क्योंकि दद्दू के सारे पंटर लोग इंटरमीडिएट मैजिक नाइट से ज़्यादा स्ट्रांग है। पर गेम का पासा कुछ और ही निकलता है, क्योंकि कैप्टन यामी का कहना भी यही होता है कि भले ही इनकी रैंकिंग कुछ भी हो, ये सच में काफ़ी खतरनाक है। तो जहाँ पर मांगना, लक और आस्था काफ़ी आसानी से अपने अपोनेंट को हरा देते हैं, क्योंकि वो सच में पावरफुल हैं।
एक नॉर्मल इंटरमीडिएट मैजिक नाइट के कंपैरिजन में, और कोचे भी जीत जाता है अपने अपोनेंट के अगेंस्ट। जहाँ आस्था का अपोनेंट उससे पूछता है कि कैसे, मेरे वार तो हर फिजिकल मूव को डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, पर आस्था के पास है एंटी मैजिक सोर्ड जो कि आपके मैजिक को काट कर उसको नलीफाई कर सकती है। ऑक्टोपस सच्चा तो इस तरह से हार गया, जहाँ आस्था बढ़ रहा है आगे और पावरफुल अपोनेंट्स को ढूंढने के लिए। पर जो स्क्वाड में इन चारों के अलावा और लोग भी है, जैसे कि जहाँ पर फिनरल अपने स्पेटल मैजिक से भाग रहा होता है और बच रहा होता है इससे, जहाँ उसके पीछे बड़ी सी मछली पड़ जाती है और उससे वो बचने की कोशिश करता है स्पेटल मैजिक का इस्तेमाल करते हुए। और जहाँ ग्रे काफ़ी स्मार्ट निकली, जिसने एक केकड़े का रूप ले लिया और वो केकड़े बनने के वजह से पहचान में नहीं आएगी और उसे लड़ना नहीं पड़ेगा, जिसको बाद में सबक सिखाने वाले कैप्टन यामी। बड़ा एनीवेज हम पढ़ते हैं इसके बाद चार्मी की फाइट की ओर, क्योंकि अब जो बाकी के 3 अपोनेंट रह गए हैं वो है सीनियर क्लास के मैजिक नाइट से भी ऊपर के रैंक वाले। तो यहाँ चार्मी मज़े से खा रही होती है, जो कि तरह तरह के सी फूड को जमा करके उनको पका के खाएगी ताकि वो इन सारे खानों का टेस्ट का मज़ा ले सके जो मज़े कर रही है अपने हिसाब से। और बहुत सारा सी फूड पकड़ के उन्हें पकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तभी उसकी तरफ कोई और आती है जो कि उसको चैलेंज करने आई है, और वो प्रीस्ट है इस टेम्पल की। और ये सीनियर मैजिक नाइट के रैंकिंग के आसपास की कैंडिडेट है, जहाँ इसकी पावर है गाने वाली, जहाँ ये अपने गाने की शक्ति से चार्मी को सुला देती है और चार्मी शायद इससे हार जाती है। तो अब कैप्टन यामी की तरफ से चार्मी को 1 हफ्ते तक खाना नहीं मिलेगा। और इस सब के अलावा लक और मांगना मिलते हैं एक दूसरे से, जहाँ वो देखते पावरफुल अपोनेंट, जहाँ पे दोनों में होड़ लग जाती है और लक पहले 5 को से वार करता है अपने बिजली से, लेकिन उसके पानी का वार इसकी बिजली के वार को काउंटर कर लेता है, जो सच में काफ़ी हैरानी की बात है। और वही आस्था भी आगे कुछ और मॉन्स्टर से लड़ रहा है जो कि यहाँ पर देखे जा रहे हैं, जो वो दद्दू खुद क्रिएट कर रहे हैं। तो आगे आस्था देखते हैं और शख्स को जो कि एक बड़े से मॉन्स्टर को हरा चुका है, और ये जानता है आस्था के एंटी मैजिक स्वॉर्ड और उसके बारे में भी, और ये अपना डांस दिखाना शुरू करता है आस्था को, जो काफ़ी कमाल का डांस करता है और आस्था से देख के इम्प्रेस हो जाता है। और ये वही बच्चे होते हैं जो अपने टैलेंट हर जगह शो ऑफ करना चाहते हैं, और इसको उसके दादाजी ने कहा है, जो कि वो दद्दू है, मतलब वो दद्दू उसके सच में दादाजी लगते हैं, जिन्होंने कहा कि अगर तुम ये लड़ाई जीत जाते हो तो तुम्हें बाहर सतह पर जाने को मिलेगा, मतलब इंसानी दुनिया में जाने को मिलेगा, जहाँ ये डांस करके काफ़ी फेमस होना चाहता है, जहाँ इसका सपना है डांसर बनना। और एक सेकंड, इसका सपना कुछ सेम नहीं लग रहा किसी सिंगर लड़की से, पर जो भी ये वार करना शुरू करता है आस्था के ऊपर और आस्था के वार को डॉच करने की कोशिश करता है। तो आस्था का भी सपना है, और वो है और पावरफुल बनना और तुम सबको हरा कर विजिट किंग बन पाना। जहाँ इस सब के बीच में आस्था उसके बांस को तोड़ने में कामयाब हो जाता है, और अंदर से एक लड़का निकलता है, मतलब ये सारे ही इंसान हैं, कोई मॉन्स्टर नहीं। और नोएल को मिलते ही यहाँ पर कोहानो, जो कि डॉल्फिन वाले मास्क लगाए हुए थी, पर ये तो इनकी दोस्त की तरह थी ना, पर यहाँ पे ये इनके अपोनेंट है। हाँ, पर ये फिलहाल अभी भी दोस्त है, बस इस मैच को छोड़कर। तो ये नोएल पे यूज़ करती है अपने सिंगिंग मैजिक का, जो कि लोरी सुनाना शुरू करती है। सो जा मेरे चंदा रात आ गई, सो जा वरना डायन काट खाएगी। जहाँ नोएल सो जाती है इस गाने से, पर इसके माना को रोकने के लिए यूज़ करती है सी ड्रैगन लेयर का, और सोते सोते बच जाती है। मतलब थोड़ा सा सोने वाली थी, थोड़ा सा रह गया था उसका सोना, तो वो अपने को काबू में कर लेती और इसके स्पेल को डिफ्लेक्ट कर देती है। तो कोहानो यहाँ पे अपने वारों का इस्तेमाल करती है इसके इस बैरियर को तोड़ने के लिए, पर नहीं तोड़ पाती। जहाँ नोएल इस पर यूज़ करती है अपनी शक्तियों का, जहाँ हम जान पाते कि कोहानो काफ़ी कमाल की लड़की है, जो नोएल के इस समय मदद कर रही है, जहाँ उसका अटैक भले उस पर नहीं लगा और उसका एम काफ़ी गलत था, पर वो नोएल को गाइड करती कि शायद तुम सब कॉन्शियसली किसी पर भी हमला नहीं करना चाहती और किसी को भी चोट पहुँचाना नहीं चाहती, पर यहाँ तुम्हें सीरियस होने की ज़रूरत है। जहाँ नोएल अब सीरियस होकर से लड़ेगी, और हम बढ़ते हैं आस्था और इस डांसर की लड़ाई के बीच में। तो आस्था के लिए इसके वार को अपने तलवार से काउंटर करके इसके मैजिक को नलीफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका मैजिक एक रियल स्वॉर्ड की तरह काम करती है। यहाँ कोई मैजिक छुपा हुआ नहीं है उसकी तलवार में जिसको कैंसिल कर सके आस्था अपनी तलवार से। तो बेहतर होगा उसकी वार काउंटर ना कर पाने पर आस्था हार मान ले, पर आस्था समझता है, संभालता है खुद को और सोचता है एक सोल्यूशन के बारे में, जो कि शायद ये कि मुझे शांति से समझना पड़ेगा इसके वार को, और उसके वार को इसी की तरह से होकर समझकर भापना पड़ेगा, और शायद सब कॉन्शियसली की को समझते हुए वो उसके वार को डॉच कर लेता है और काउंटर अटैक भी कर पाता है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें वेनिसा की, तो उसने एक अपोनेंट जो उसकी तरफ बढ़ा था उसको हरा दिया है, न्यूट्रलाइज कर दिया, या फिर बस हरा दिया है अपने थ्रेड मैजिक का इस्तेमाल करते हुए। जहाँ ये मानना कैप्टन यामी के लिए भी मुश्किल है, जो हमेशा नशे में रहती है, वो इतनी आसानी से कंट्रोल्ड माइंड के साथ अपने मैजिक से अपने अपोनेंट को हरा सकती है। तो इस सब के अलावा कैप्टन में बात करते हैं इस हाई प्रीस्ट से कि यहाँ एक और खतराने की तरफ बढ़ रहा है, जो कि है थर्ड आई ऑफ मिडनाइट सन, जिसके वजह से नहीं ये स्टोन हैंड ओवर कर देना चाहिए कैप्टन यामी को। लेकिन मैच भी बाकी है और वो जीतने पे ही वो जीत सकते हैं वो मैजिक स्टोन को,
जहाँ ऐसा हो पाना मुश्किल है क्योंकि बाकी के 3 अपोनेंट काफ़ी पावरफुल है, जो कि इसके 2 ग्रैंड चाइल्ड और एक सगा बेटा है। मतलब बाप बेटा और बेटी की ये तिकड़ी लड़ रही है बाकी के हमारे मैजिक नाइट्स से, क्योंकि यह मागना और लक के साथ मिलकर लड़ने पर भी ये नहीं हरा पा रहे उसके बेटे को, जो इस सब को जल्दी से खत्म करने के लिए एक पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल करने जा रहा है, जिसको लेकर लक और मागना भी काफी एक्साइटेड है। लेकिन तभी यहाँ पे कुछ और चीजें एंटर्ड होती है इस मैच के अंदर, जो है मागना और उसके पंटर लोग, जिसने कि इस शख्स को हरा दिया है, मतलब जख्मी कर दिया या फिर। तो हम बढ़ते हैं फ्लैशबैक की ओर, जहाँ वहाँ लेटा हुआ था अपने पंटर लोगों के साथ शाम ढले रेत तले, पर वो देखता है वहाँ वेटो को, जो कि इस चांदनी चांद का मजा नहीं ले रहा क्योंकि वहाँ पीट रहा है कुछ किंगडम के मैजिक नाइट्स को। और फिर अपने माना से बनाता है बड़ी सी व्हेल मछली और उसके साथ वो एंटर होता है अंदर और पहुंच जाता है लक और मांगना के सामने। तो वो शख्स सच में जख्मी हो चुका है इसके उसके ऊपर लैंड करने से, पर वो ये पूछने से पीछे नहीं हटता है कि आप यहाँ आए किस लिए, जो है मैजिक स्टोन के लिए, और अगर इसका मैजिक स्टोन मिल जाए तो चलता बनेगा यहाँ से। पर ये प्रीस्ट ऐसा नहीं सोचता, जहाँ ये इसको सबक सिखा कर रहेगा और अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिसको ये राइनोसोरस आर्मर से काफ़ी आसानी से डॉच कर लेता है। और उसके बाद अपने वारों से ये इन तीनों को एक किनारे कर देता है, जहाँ जीत होती है वेटो की। तो वेटो वहाँ पर कर रहा है रॉक, पर यहाँ पर कैप्टन यामी उस मैजिक स्टोन को लेने के लिए उतावल हैं, जो नहीं दे सकता ये प्रीस्ट, क्योंकि इसके मैजिक को ये खुद भी रिवर्ट नहीं कर सकता, जिसके लिए इन्हें इस पूरे गेम को ख़त्म करना ही पड़ेगा। तो कैप्टन यामी वो हमें बागडोर संभालने जा रहे होते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि ये लोग अलग डायमेंशन में पहुंच चुके हैं वेटो के एक प्यादे के मैजिक की वजह से, जहां से ये बाहर नहीं जा सकते। अब क्योंकि ये लोग बाहर नहीं जा सकते तो क्यों ना संदेश दिया जाए, जहां कैप्टन यामी संदेश देते अपने सारे सबऑर्डिनेट्स को और इस गेम में मौजूद सभी पार्टिसिपेंट्स को। तो सिचुएशन बदल चुकी है, अब आपस में लड़कर इस गेम को ख़त्म करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वेटो को रोकना, जो काफ़ी खतरनाक है और काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा सकता है इस जगह पर। और तुम सबका काम है अपने लिमिट को सरपास करके उसको हराना, क्योंकि कैप्टन यामी वो नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए ये उनको ही संभालना पड़ेगा। तो सब पहुंच रहे वेटो से लड़ने के लिए उसकी तरफ, और वहाँ मौजूद मांगना और लक अभी हारे नहीं है। तो लक कहता तुम्हारा वार काफ़ी तेज था, मैं समझ नहीं पाया, क्या तुम एक और वार कर सकते हो वो वाला। जहाँ वेटो का जवाब होता है क्यों नहीं, तुम्हें नाउमीदी चाहिए तो मैं तुम्हें नाउमीदी ही दूंगा। जहाँ अपने वार के साथ उनकी तरफ बढ़ता है वो, लेकिन अल्लाह किस बार प्रिपेयर होता है और उसके वार को डॉच करके उसी पे अपनी बिजली का काउंटर अटैक कर देता है, पर उससे वेटो को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता और उन दोनों का ये गेम आगे कंटिन्यू होता है, जहाँ अपनी स्पीड से लक उसको चौंका तो देता है, लेकिन ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाता, क्योंकि इसके बाद वेटो भी उसका पीछा करता है अपनी स्पीड के साथ। पर अगर ओवरऑल कहे तो लक काफ़ी कमाल का लगता है इस पूरी जगह पर, जिसको मांगना भी फील कर पाता है और याद करता है उसकी मुलाकात जो काफ़ी अजीब थी और काफ़ी सारे प्रैंक किया करता था यहाँ पर लक शुरुआत में, जो फिलहाल वो अभी भी करता है, और उसके तरीके काफ़ी अजीब थे। पर एक बात माननी पड़ेगी, जब भी कोई जंग या लड़ाई हो उसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा जीनियस है, जो बैटल को काफ़ी प्यार से समझ पाता है और उसको काफ़ी हद तक इंटरेक्ट और काउंटर कर पाता है, जो उनकी लास्ट डंजन की फाइट के कंपैरिजन में ज़्यादा पावरफुल हो चुका है अभी के लिए। लेकिन मैग्ना उससे पीछे नहीं छूटना चाहता और अपने वार का इस्तेमाल करना शुरू करता है उसके साथ मिलकर, जो कि हरा कर रहेगा हर वेटो को। और इस बीच लक भी काफ़ी हद तक फील करता है मांगना के बारे में, वही कि वो उसका सबसे पहला दोस्त है जिसके साथ उसने प्रैंक खेले, पर वो जान पाया काफ़ी कमाल का इंसान है मांगना, और काफ़ी सारी चीज़ें और समय एंजॉय किया उसने मांगना के साथ। तो आगे बैटो ने काउंटर कर रहा होता है उनके सारे वारों के बावजूद, जहाँ इनके पास ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं बचा, जहाँ उनकी तरफ बढ़ रहे हैं आस्था और कियाटो दी डांसर। पर मांगना और लक इतने जख्मी होने के बावजूद भी हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है वेटो के अगेंस्ट, और अपने पावर का एक कतरा यूज़ करने वाले हैं उसको हराने के लिए। पर वेटो के काउंटर अटैक के बाद जहाँ उनका माना थोड़ा सा थरथरा जाता है, वो दोनों साथ मिलकर अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं क्लोज रेंज से, जहाँ उनकी मैजिक का सारा कतरा वो इसमें भर देने वाले और इसका वार वो करने वाले हैं वेटो के ऊपर, जो होता है फ्लेम लाइटनिंग एक्सप्लोसिव कैनन, जिसका इम्पैक्ट दिखने में सच में काफ़ी कमाल का लगता है। तो क्या इस बार के साथ लक और मांगना हरा देंगे वेटो को? जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा इसके नेक्स्ट पार्ट का। और वैसे आप क्या सोचते हैं कि क्या हो सकता है ब्लैक और कैरियर नए एपिसोड्स में? अपने चेक करना बिल्कुल, इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तो तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।